Hello students, here our next lecture of class 8 subject science chapter 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। यानी कि एडोलसेंस की एज तक पहुंचने में या पहुंचते हैं तब तो क्या होता है, यानी कि एडोलसेंस की एज होती है बेटा जो 7 से या 9 से 12 या 10 से 12 अलग अलग एवरेज से लिया जाता है। तो उस एज में जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडीज में चेंजेज आते हैं, तो उस टाइम के जो चेंजेस हैं या प्यूबर्टी उसे कहा जाता है, तो उस टाइम की हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चों में यानी कि मेल और फीमेल में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, उनकी बॉडी में वॉइस में चेंजेज आते हैं, फेस में चेंजेज आते हैं, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेज आते हैं। तो बहुत सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं एडोलसेंस में, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जहाँ पे हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने पढ़ा है कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, अपने ही जैसे नए यंग वंस का वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं, हमने ये सब पढ़ा था ना। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप। लेकिन ये कब होगा, रिप्रोडक्शन कब होगा बेटा, कब वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, जब उनकी बॉडी ग्रो करेगी, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को तब प्रोड्यूस कर सकता है जब वो ग्रो करेगा, है ना। तो एक एज पे पहुंच जाएगा, एक ऐसी एज पे पहुंच जाएगा कि अब वो इस कैपेबल हो गया है, इस लायक उसकी बॉडी हो गई है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे वो ह्यूमन बीइंग्स भी और बहुत सारे एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस एज पे जब वो मैच्योर हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। लेकिन जो हमने बोला, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन सिर्फ एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे नए ऑप्शन का प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे पहले और उसके बाद क्यों नहीं वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person became capable of reproduction। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन चेंजेस के बारे में, बॉडी में आने वाले उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जब कोई भी ह्यूमन रेडी हो जाता है तो कब होता है, वो एज के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इन चैप्टर 9 में क्या है, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी लास्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, आपने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा था, है ना। हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ दैट हार्मोन प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा अब धीरे धीरे एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे बड़े, कोई भी बच्चा आपने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी छोटा सा होता है, फिर वो ग्रो करता है और एक दिन वो पूरा एडल्ट बन जाता है ना। तो वही हमने पढ़ना है और हम इसमें जानेंगे कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो कौन कौन से हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, या जब रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी एज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि अब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, तो उस टाइम पे कौन कौन से हार्मोन यूज होते हैं और हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी का मतलब हम जान लेते हैं। एडोलसेंस जो कि हमारे चैप्टर का भी नेम है, तो उस बेसिस पे हम जानते हैं। तो बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। तो बूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, उसका 12th बर्थडे था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो जब उसके फ्रेंड्स चले गए, बर्थडे हो गया, पार्टी हो गई, तो बूजो और पहेली अपने मम्मी पापा से बात करने लगे, अपने पेरेंट्स से बात करने लगे। पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो पहेली गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है जहाँ सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स थी। सी स्टार्ट लाफिंग, तो वो हंसने लगी। सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. तो देखो, अब इतना बड़ा मैंने इसलिए पढ़ा बेटा क्योंकि ताकि मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखो, पहली गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ती थी। जब उसने बर्थडे पार्टी में
बूजो के फ्रेंड्स को देखा तो वो हंसने लगी। अब वो क्यों हंसी? क्योंकि उसने देखा कि बूजो की क्लास के जो कुछ बच्चे थे ना, वो क्या हो गए, उन किसी की हाइट लंबी हो गई, किसी की हाइट और कुछ कोई छोटे छोटे लग रहे थे, कोई बड़े लग रहे थे अचानक से, मतलब कि उनकी हाइट में एक चेंज आ गया था। और कुछ फनी लग रहे थे क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर एक हेयरी लाइन, मूछ जिसे कहते हैं, हल्की सी मूछ जैसी दिखाई दे रही थी। तो वो बहुत फनी पहेली को लगा, क्योंकि स्कूल में उसने देखा नहीं था ऐसा, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो उस दिन बर्थडे में देखा तो उसको लगा कि ये क्या है, मतलब कि अचानक से 1 साल बाद उसने देखा तो उसको लगा कि ये कैसे चेंजेस अचानक से उनकी बॉडी में आ गए। तो उसकी मदर ने बताया, हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैज ग्रोन अप। तो तब पहेली की मदर ने बताया कि बेटा जो बॉयज हैं वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, भले ही वो गर्ल हो या बॉय हो। ओके, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तो ग्रोथ तब से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से उसकी बॉडी में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 12, तो जब क्रॉस कर जाते हैं 10 या 11 साल की जो एज होती है, या उसके बाद की जो एज होती है, जब उसके बाद हम क्रॉस करते हैं, देयर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। तो यहाँ पे कोई अचानक से बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ती है जो कि नोटिसेबल होती है, क्योंकि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, हालांकि वो भी नोटिसेबल होता है, लेकिन अचानक से पता नहीं चलता है। लेकिन 11-12 साल की जो एज के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं ना, वो अचानक से आने वाले चेंजेस, अचानक से बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जो कि नोटिसेबल होते हैं, जिनको हम नोटिस कर सकते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, तो कुछ बॉडी आर पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग अप। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी के पार्ट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, लेकिन आप एक एडल्ट की तरफ, एडल्ट भी नहीं हुए हो अभी, लेकिन एक एडल्ट बनने की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आप में से भी बहुत सारे बच्चों की बॉडी में हो सकता है ये चेंजेस आ रहे हो, क्योंकि बेटा 8th-9th से ही ये बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और कभी कभी 7th क्लास से भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे चेंजेस बॉडी में आने स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स आपको आएंगी, जैसे कि कभी कभी अचानक से गुस्सा आ जाना, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ऐसा इसमें घबराने वाला या ऐसा कुछ नहीं, ये सबके साथ होता है बेटा। जब भी आप इस एज में पहुंचता है, कोई भी इस एज में पहुंचता है, तो भले बॉय हो या गर्ल हो, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर से आप देखोगे कि शायद आपकी वॉइस थोड़ी हैवी होने लगे बॉयज़ की, और गर्ल्स की और ज़्यादा सॉफ्ट सी होने लगती है। तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आपके आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा, ये सबके साथ होता है। बस यहाँ पे को हमने ध्यान रखना होता है अपना, कि हम कैसे खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे हम अपना ध्यान रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बूजो बोल रहा है, आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये चेंजेस जो आते हैं बॉडी में कब तक रहते हैं, या कब तक ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहली बोल रही है, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। ये बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड होता है। व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। तो ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आप एक बच्चे भी नहीं कहलाते हो, आप एक एडल्ट भी नहीं कहलाते हो। एक इन दोनों के बीच का एक पोर्शन है, जैसे कि एडोलसेंस हम कहते हैं, या प्यूबर्टी वाली एज यहाँ पे को होती है। आई वॉन्डर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज अ स्पेशल नेम। तो वो कह रही है कि क्या इसका कुछ स्पेशल नाम होता होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इन जगह जो ये दो एडल्टहुड और दूसरा चिल्ड्रन, जब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ये फेज़ है जो हमारी लाइफ में जो आया है, क्या इसका भी कुछ नेम होता होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल रही है। ठीक है, तो ग्रोइंग अप, अब देखो बढ़ते रहना, खुद की बॉडी में ग्रोथ होना, किसी और की बॉडी में ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरली ये प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही बॉडी में हो रही है, सबके साथ हो रही है। हाँ, एज अलग, किसी में 10 ईयर से स्टार्ट हो सकती है, किसी में 11 ईयर से स्टार्ट हो सकता है, किसी में 13 से हो सकता है, किसी में 12 से हो सकता है, 14-15 तक हो सकता है। तो चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, एयर अलग अलग हो सकता है, बट ये चेंजेस आते सभी की बॉडी में हैं इस टाइम पे। ठीक है बेटा, नाउ तो बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। तो ऐसा लाइफ का वो पीरियड जहां पर बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक ये पहुंचाता है हमें, यानी कि ह्यूमन को अब कैपेबल कर देता है। इस एज के बाद धीरे धीरे बॉडी में हार्मोन्स एक्टिव होने लगते
लगते हैं, बॉडी में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, इनके रिप्रोड्यूस करने या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक ये पहुंचाता है। तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है बेटा? एडोलसेंस। ठीक है, दिस पीरियड इज नोन एज एडोलसेंस। तो एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एडोलसेंस वाला पीरियड होता है 11 से 18 या 19 साल तक के जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं या जो मेल और फीमेल होती है, इनमें आता है, इनमें चेंजेज आते हैं, इनकी बॉडी में चेंजेज आते हैं। ठीक है, 11 से 18 और 19। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन, तो इसको टीन एज भी कहा जाता है, आपने सुना होगा ना। तो ये टीन को कवर करता है, यानी कि 13 to 18 और 19 ऑफ एज। एडोलसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो इस एज ग्रुप के बच्चे यानी कि 11 से 18 19 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। इन गर्ल्स की अगर हम बात करें तो एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स में एडोलसेंस थोड़ी जल्दी आ जाती है, 1 या 2 साल पहले ये देखने को मिलती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और साथ ही साथ एडोलसेंस का पीरियड ऐसा नहीं कि क्या मैं 11 पढ़ रहे हैं, हम 11 पढ़ रहे हैं तो 11 से स्टार्ट होगा ही होगा, हो सकता है 13 से हो सकता है 9 से भी हो। ठीक है, तो ये टाइम अलग अलग पीरियड होता है सभी बच्चों का, सभी में आने वाले जो चेंजेस होते हैं। तो बोल रहा है कि ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस varies from a person to person. The human body undergoes several changes during adolescence. तो ह्यूमन की बॉडी में यानी कि उन बच्चों की बॉडी में, मेल और फीमेल की बॉडी में एडोलसेंस के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, दीज चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये मार्क करते हैं हमारी प्यूबर्टी को। एडोलसेंस में आने वाले जो चेंजेस होते हैं उन्हें प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है जो देखने को हमें मिलता है बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, वो क्या है? बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी कि अब वो कैपेबल हैं कि वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ कंप्लीट मैच्योरिटी हो जाती है, कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, बॉडी मैच्योर हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उस टाइम पे जो एडोलसेंट है वो क्या हो जाता है? अब यहाँ पे प्यूबर्टी क्या होती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि जो एडोलसेंस पीरियड है, जो एडोलसेंस है वो कहाँ पहुँच जाता है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 140। नेक्स्ट पेज। तो पहेली कह रही है, पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइन एड ऑफ एडोलसेंस। तो अब जो बर्थडे में बच्चे आए हुए थे, अब पहेली और बूझो जिनने जब इतना पढ़ा, इतना जाना, तो उसके बाद उनको पता चला कि ओ जो बूझो के फ्रेंड्स थे उनकी अचानक से हाइट बढ़ना, मतलब 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट उनका बढ़ गया था, उन्होंने देखा। और लिप के ऊपर थोड़ा सा हेयरी अपीयरेंस जो था वो एक साइन था कि वो क्या कर रहे हैं, एक सडन इंक्रीज जो था वो उन्होंने देखा कि वो साइन है किसका? एडोलसेंस का, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ अब आगे धीरे धीरे वो बच्चे बढ़ रहे हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो वो जानना चाहते थे कि क्या इसके अलावा भी कोई चेंजेस होते हैं जो कि प्यूबर्टी में मेल और फीमेल यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही फील करते हैं। तो चलिए जानते हैं चेंज एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज आता है वो तो होता है रैपिड इंक्रीज इन हाइट। हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, इंक्रीज इन हाइट का बढ़ना। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट अचानक से आपकी बढ़ जाती है। अब आप देखोगे अभी तक आप छोटे छोटे हो 8th क्लास तक, 7th क्लास तक, अब जैसे आप 8th क्लास से 9th में जाओगे या 8th में आप जाओगे तो आपकी हाइट में अचानक से मतलब कि आपकी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। अब कैसे पता लगाओगे? जैसे कोई ड्रेस वगैरह आप लेते हो ना, तो ड्रेस लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वो छोटी होने लगती है। मतलब ये एज ही ऐसी होती है कि जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हाइट भी लगातार इंक्रीज होते रहती है। एट दिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है? द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन ऑफ आर्म एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। तो इस टाइम पे क्या होता है? हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं वो इलोंगेट करती हैं, वो बड़ी होने लगती है, लंबी होने लगती है, मीन्स की
और पर्सन को क्या बना देती है, टॉल बना देती है, ठीक है। हाथ और पैर बड़े होने लगते हैं कहते हैं ना हम, तो वहाँ पे बोन्स बड़ी हो रही हैं, ओके। बोन्स इलोंगेट करती हैं, बोन्स इलोंगेट होती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, पर्सन की हाइट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब ये दोनों में ही होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। मेल मीन्स बॉयज़ एंड फीमेल मीन्स गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होने वाले ये चेंजेस होते हैं, जो कि एक चेंज है किसका, प्यूबर्टी का, ठीक है। तो एक्टिविटी दे रखी है आपको 10.1। The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age। तो ये जो चार्ट दे रखा है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है हमें, ये बता रहा है एवरेज रेट, ग्रोथ का एवरेज रेट बता रहा है। एवरेज मीन्स सभी का, जैसे 100 बच्चों में टेस्टिंग की गई, अगर 50-60 का सेम आया तो चलो मान लिया कि हाँ एवरेज इसका यही होता है, ठीक है। तो एवरेज जो ग्रोथ रेट है हाइट की वो ली गई है बॉयज़ और गर्ल्स जो कि एज के साथ है। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंट ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे को ये कॉलम जो दिया गया है ये परसेंट में हाइट के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। एज देखिए कॉलम 1 में, इस वाले कॉलम में अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय द एज ऑफ 11, बाय द एज 11 साल की एज में अ बॉय हैज़ रीच्ड 81%। तो मतलब कि अपनी पूरी लाइफ में 100% में जितनी उसकी हाइट होती है, जितना उसके चेंजेज आने होते हैं, तो वो कितना हो गया है, 81% अपनी फुल हाइट का पहुंच गया है। 11 साल में एक बच्चा अपनी 100% हाइट में से 81% हाइट का वो हो गया है, ठीक है। तो अब इस तो बोल रहा है कि 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट, उसकी फुल हाइट कितनी होगी, उसका 81% वो पहुंच गया है। वाइल अ गर्ल हैज़ रीच्ड 88% ऑफ हर फुल हाइट, जबकि 11 साल की एज में ही जो गर्ल होती है, एक लड़की जो होती है, वो अपनी हाइट का 88% रीच कर चुकी होती है, ठीक है। तो दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। तो ये खाली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब में यही हो रहा हो, ठीक है। Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class। तो आपने क्या करना है, अब क्लास का तो आप कर नहीं सकते हो अभी, तो घर में भी आप कर सकते हैं। जो आपकी एज के बच्चे हैं आपके आसपास, या आपके घर में अगर रहते हैं कोई 11 से 18 ईयर तक के अगर कोई हैं, तो आप उनके साथ ये कर सकते हो, आप उनकी हाइट को नाप सकते हो, आप एज के हिसाब से बात कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ फिर स्कूल में हम कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। तो अभी तो स्कूल में कर नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं हमें इस कॉलम में क्या दिया है। सबसे पहला दिया है एज इन ईयर, कितने साल के बच्चे के लिए, कितने साल के जो मेल और फीमेल है उसकी आप बात कर रहे हो। दूसरा परसेंट ऑफ फुल हाइट, फुल हाइट पर्सन का कितना परसेंट उसने ग्रो कर लिया। अब देखो 8 साल की एज में बॉयज़ 72% ग्रो कर लेते हैं और गर्ल्स 77% अपनी हाइट का वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। हाइट की बात है, 8 साल का जो बच्चा होगा, भले मेल हो या फीमेल हो, तो मेल यानी कि बॉयज़ तो 72% अपनी हाइट का 72% पहुंच जाते हैं और गर्ल्स पहुंच जाती है 77%, ओके। उसके बाद है एज ऑफ 9 ईयर में बॉयज़ पहुंचते हैं 75% अपनी हाइट का और गर्ल्स पहुंच जाती है 81%। 10 ईयर की एज में 78% 84% बॉयज़ 78% और गर्ल्स हो जाती हैं 88% अपनी हाइट की। तो 12 साल की उम्र में 84% हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स हो जाती है 91%, ठीक है। और 13 ईयर की एज में 88% रहते हैं बॉयज़ एंड 95% गर्ल्स में गर्ल्स की हाइट बढ़ जाती है। 14 साल की उम्र में 92% बॉयज़ एंड 98% गर्ल्स हो जाती हैं। 15 ईयर्स में 95% बढ़ जाते हैं कौन, बॉयज़, और 99% बढ़ जाती हैं कौन, गर्ल्स। तो 16 ईयर्स में 98% बॉयज़ 99.5% गर्ल्स होती हैं। 17 ईयर में 99% बॉयज़ बढ़ जाते हैं और 100% गर्ल्स की हाइट का हो जाता है। अब ये 17 साल की एज वो एज होगी जहाँ से अगर 100% ये हाइट बढ़ गई है तो अब उसकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक है। 18 ईयर की एज में पहुँचते पहुँचते बॉयज़ भी 18 साल में 100% अपनी ओरिजिनल हाइट जितनी उनकी होगी उतना वो रीच कर जाते हैं और
खैर गर्ल्स तो 17 ईयर में ही हो जाता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमें देखने को मिला कि गर्ल्स की बॉडी में बहुत रैपिड चेंज है। गर्ल्स क्या कर रही हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं, या हाइट उनकी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हमने यही तो देखा ना। तो उसके बाद बोल रहा है कि अब फुल हाइट का कैलकुलेशन अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कैसे करेंगे, परसेंट इन हाइट, हाइट में जो परसेंट दे रखी है वो लिखिए, अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, इस एज में फुल हाइट कितनी होती है उसको लिखिए, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। एग्जाम्पल, इफ अ बॉय इज 9 ईयर ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, एक लड़का है जो कि 9 साल का है और 120 सेंटीमीटर लंबा है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, जब उसका ग्रोथ पीरियड, ये एडोलसेंस या मैच्योरिटी जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, वो वहां तक पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे वो कितने साल का होगा, तो क्या करेंगे 120 अपॉन 75। तो 9 ईयर में देखो बेटा बॉय है ना, तो 9 ईयर में 75% अपना रीच कर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 75 नीचे, और 120 सेंटीमीटर लंबा है तो 120 अपॉन 75 इंटू 100। जब इनको कट करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा 160 सेंटीमीटर टॉल आएगा। ओके ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब इसको कट किया तो 160 सेंटीमीटर टॉल वो बॉय आया, ठीक है, ग्रोथ पीरियड में वो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक्टिविटी 10.2 हमें दी हुई है, तो बोल रहा है कि यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1, तो यही डेटा आप यूज़ कीजिए जो आपको यहाँ दिया है, टू ड्रॉ ग्राफ, एक ग्राफ आपने बनाना है। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस, तो आपने क्या करना है, एज को आपने एक्स एक्सिस में लेना है जो कि हमारी ये वाली एक्सिस है, और हाइट को आपने वाई एक्सिस में लेना है। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, तो अब आपकी जो एज है उसे हाईलाइट कीजिए। अगर आपकी एज 11 ईयर है तो 11 ईयर के आसपास आप उसे हाईलाइट कीजिए। ओके, तो हाईलाइट कीजिए उसे। ऑफ बोला ऑन द ग्राफ, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, तो कौन सी कितनी परसेंट आपकी हाइट हो चुकी है आप उसे फाइंड कीजिए। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, तो वो हाइट को कैलकुलेट कीजिए जिसमें कि अब आप जो आगे जाके आपको जितनी हाइट आपकी हो सकती है, ठीक है। टैली योर ग्राफ विथ द वन गिवन हेयर, तो देखिए यहाँ पे को दिया गया है, यहाँ पे 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा है, उसका दिखाया गया है इधर 72 73 के आसपास होगा। फिर 9 साल का बच्चा है 75%, फिर 11 साल का बच्चा है 75 से 80 के बीच में, फिर ऐसे 12 साल का है इसके बीच में। तो ऐसे करते 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 एक ग्राफ यहाँ पे को पहुँच गया है जहाँ पे ग्राफ शोइंग परसेंट, और जहाँ पे ये दिखाया गया है गर्ल्स के लिए और ये दिखाया गया है बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो ये रेडिश वाला जो है या पिंक जो है वो बॉयज़ के लिए दिखाया गया है, और ये किसके लिए दिखाया गया है, गर्ल्स के लिए दिखाया गया है। ओके बेटा, तो बोला कि इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, तो आप देख रहे हो कि गर्ल्स कितनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं, बॉयज़ से कितनी जल्दी जल्दी ग्रो ये कर रही हैं, इनका ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा है। बट अबाउट 18 ईयर ऑफ एज, लेकिन 18 साल की एज में बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, तो लेकिन 18 साल तक जब दोनों ही 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों की बॉडी में जितना चेंजेज होना था, जितनी हाइट होनी थी वो हो चुकी होती है। अब उसके बाद उनकी हाइट ना बढ़ने वाली है ना कुछ घटने वाली है, ठीक है। तो द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, तो जो रेट है ग्रोथ का हाइट में, हाइट की रेट की जो ग्रोथ है या हाइट की जो ग्रोथ है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की हो सकती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे अचानक से ग्रो कर जाते हैं, एंड देन स्लो डाउन, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, जबकि कुछ धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ओके, जहाँ पे उनकी हाइट अच्छे से ग्रो कर जाती है। नाउ आई एम, पहली बोल रही है आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, तो बोल रही है कि मैं वरीड हूँ क्योंकि मैं लंबी तो हो रही हूँ। माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, तो मेरा फेस बहुत छोटा लग रहा है मेरी बॉडी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है पहेली को परेशान होने की। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, तो पहेली को लग रहा था कि मेरी बॉडी के पार्ट्स बढ़ रहे हैं तो मेरा फेस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस रेट से बॉडी के और पार्ट बढ़ रहे हैं उसी पार्ट से बॉडी के बाकी के पार्ट्स भी बढ़ें या उनमें भी फंक्शन हो। समटाइम्स द आर्म एंड लेग और हैंड and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body, कभी कभी ऐसा होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एडोलसेंस के टाइम पे ओवर साइज के हो जाते हैं, एक प्रोपोर्शन जितना उनका लिया गया था उसमें वो नहीं होते हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, जैसे ही दूसरे पार्ट आते हैं, एंड रिजल्ट इन द
प्रोपोर्शनेट बॉडी, तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ जाती है, एक प्रॉपर ग्रेजुअल चेंज वो दिखाने लगती है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी की ज़्यादा और किसी की कम सिमिलर हो सकती है अपनी ही फैमिली के मेंबर से, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी ही फैमिली के मेंबर कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ इंटरमीडिएट हाइट के हैं, तो आप में से भी कोई एक ऐसा होगा जो कि या बड़ा होगा या फिर थोड़ा छोटी हाइट उसकी होगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। ये होता किस वजह से है, क्योंकि हाइट जो होती है वो डिपेंड होती है जीन्स पे, जीन्स जो कि हेरिडिटी की यूनिट कहा जाती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो कहाँ से, डिपेंड्स ऑन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो इन ग्रोइंग ईयर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है ना, वो है ये कि आपको हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप सही खाना खा रहे हो, सही टाइम पे खा रहे हो, ऐसा नहीं कि बार बार स्किप करते रहो। खाने को स्किप नहीं करना है। इस समय बॉडी को बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो खाने से मिलती है, ठीक है। तो बोल रहा है दिस हेल्प द बोन, ये हेल्प करेगा बोन्स को, मसल्स को और बॉडी के अदर पार्ट्स को, ताकि एडुकेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, नरिशमेंट बॉडी की ग्रोथ के लिए जो नरिशमेंट की जिसको जो जो ज़रूरत है वो सब इसे मिले, ठीक है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। तो इस लेसन में बाद में बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जब आप एडोलसेंस की एज पे पहुंच जाते हो। तो अब दूसरा जो चेंज आता है, ये तो हमने हाइट के बेसिस पे बात करी। अब जो दूसरा चेंज आता है वो आता है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी के शेप में भी एडोलसेंस की एज के टाइम पे बॉडी के शेप में भी चेंजेस आने लगते हैं, जो कि शायद आपने नोटिस करा होगा या अब आप नोटिस करेंगे अपनी बॉडी में भी, ठीक है। यू हैव नोटिस्ड दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स। आपने नोटिस किया होगा आपकी क्लास के कुछ बच्चे जिनकी की बहुत चौड़े चौड़े कंधे, वाइडर चेस्ट बहुत वाइड हो रही है, एंड देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। तो शायद आपने जूनियर क्लासेस को भी देखा होगा और अपनी क्लास के बच्चों को भी देखा होगा, सीनियर्स को भी देखा होगा। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो ये एक रिजल्ट है, ग्रोथ का ही रिजल्ट है, एक साइन है प्यूबर्टी का, जब बच्चों के जो शोल्डर हैं वो चौड़े और चेस्ट भी वाइड होने लगती है। इन गर्ल्स में भी क्या होता है, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। तो जो वेस्ट होती है, कमर के नीचे की जो रीजन है वो भी अब वाइडर धीरे धीरे होने लगती है इस टाइम पे, इस प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलसेंस के टाइम पे। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो जो मसल्स होती है बॉडी की वो ग्रो करने लगती है बॉयज़ में इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स में ये मसल्स बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती है, जबकि बॉयज़ में ये मसल्स अच्छे से और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगती हैं। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो और इसी वजह से जो चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के टाइम पे, जो चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, वो दोनों ही चेंजेस अलग अलग होते हैं, ओके। वो शेप चेंज हो गया, साथ ही साथ वॉइस में चेंजेस सुनने को मिलते हैं, अलग अलग शेप, मतलब कि वॉइस आने लगती है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि किसी बच्चे की आवाज़ बिल्कुल क्रैक कर जाती है, बहुत तेज आवाज़ होती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन ग्रो। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसे कि हम लैरिंग्स भी कहते हैं, ये भी क्या करता है बेटा, ग्रो करने लगता है, ठीक है। ये भी अपना साइज को बढ़ाता है और ये भी ग्रोथ करता है। तो बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। तो बॉयज का बहुत बड़ा, बॉयज का लार्जर डेवलप, मतलब कि अच्छा खासा डेवलप और बड़ा वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में, ये देखा जा सकता है हमारे गले वाले पोर्शन में देखा जा सकता है। बॉयज़ में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थ्रोट वाले पोर्शन में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ टाइप ये होता है, जिसे कि हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। फिगर 10.2 में ये देखिए, ये वाले पोर्शन बॉयज़ में दिखाई देता है, गर्ल्स में कम, गर्ल्स में भी होता है लेकिन कम दिखाई देता है, जबकि बॉयज़ में ये बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है और कुछ इस तरीके से इसको हम शो करते हैं, ओके। तो बोल रहा है कि इन गर्ल्स, अब गर्ल्स में क्या होता है, द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। तो लैरिंग्स बाहर से इस तरीके से नहीं दिखाई देता है, हल्का सा और बहुत कम ये दिखाई देता है फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज क्या होता है,
है, छोटा होता है गर्ल्स में। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। तो अब नॉर्मली गर्ल्स की क्या होती है, हाई पिच वाली, इसमें थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, हाई पिच वाली वॉइस होती है। और जिनकी जिनकी वॉइस में हाई पिच होती है उनकी आवाज़ पतली होती है, और जिनकी वॉइस लो पिच की होती है उनकी उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो वॉइस में क्या होती है, देखो, जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, गर्ल्स की हाई पिच वॉइस होती है, वेर एज बॉयज हैव डीप वॉइस, बॉयज की डीप वॉइस होती है। In adolescence, boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and voice become hoarse. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल, एडोलसेंस के टाइम पे कभी कभी किसी किसी वॉइस में क्या हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो कर जाता है, जिससे कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हॉर्स आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ या बहुत ही ज़्यादा तरीके की आ जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकेम नॉर्मल। तो ये टाइम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये टाइम थोड़े दिन के लिए रहता है और उसके बाद क्या हो जाता है, सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल वॉइस हो जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है पूछो कि मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। तो वो कह रहा है कि मेरे क्लास में कुछ बच्चों की वॉइस है ऐसी, और अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ चुका है ना आप। तो नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, इसे कि ऑयल ग्लैंड कहा जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो सीक्रेशन होता है, ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है वो बढ़ने लगता है, जैसे कि स्वेट यानी कि पसीने वाली जो ग्लैंड होती है, और सेबेसियस ग्लैंड जिसमें कि ऑयल प्रेजेंट रहता है, ये भी क्या होने लगती है, डेवलप करने लगती है। Many young people get acne and pimple at the face at this time because of increased activity of these gland in the skin. तो इन ग्लैंड की स्किन में एक्टिविटी बढ़ने की वजह से आप लोगों में से किसी को पिंपल हो जाते होंगे, किसी को वाइट हेड्स हो जाते होंगे, ब्लैक हेड्स हो जाते होंगे, है ना। तो ये सारी चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इनके एक्टिव रहने की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बॉक्स में दिया हुआ है अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, कुछ ग्लैंड जैसे कि पसीने वाली ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जिसे कहा जाता है, ऑयल ग्लैंड जैसे कि जिसमें की ऑयल प्रोड्यूस करती है, एंड सेलेवरी ग्लैंड रिलीज देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट। तो ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनका की सीक्रेशन एक डक्ट के थ्रू होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन। तो दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन और दूसरी एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है कि हार्मोन को वो रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जल्दी से डायरेक्टली ब्लड में उसको डाल देती है। सो दे आर ऑल्सो टर्म डक्टलेस ग्लैंड। तो इनमें कोई डक्ट नहीं होता है, तो इनको क्या कह दिया जाता है, डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। किनको? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। दो होती है ना, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो कि डक्टलेस होती हैं, जिनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो है वो चेंज होने लगते हैं, उनका डेवलपमेंट होने लगता है। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3। तो शायद ये लास्ट चैप्टर में आपका होगा। देखिए 9.1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ह्यूमन का, और 9.3 क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो उसको आपने देखना था। आपको पता है कि स्पर्म डक्ट प्रेजेंट रहते हैं दो, एक पेनिस प्रेजेंट रहता है और दो टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं मेल में। ऐसे फीमेल में एक ओविडक्ट जिसे कि फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ओवरी प्रेजेंट रहती है, यूट्रस जिसे कि मदर की वॉर्म कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने इनको देखिए। इनको अगर आपने देख लिया है तो चलिए जानते हैं अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये सेक्स ऑर्गन्स को शो कर रहा है ह्यूमंस के, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये शो कर रहा है। एट प्यूबर्टी के टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। तो प्यूबर्टी में जैसे ही हम पहुंचते हैं उस टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड जैसे कि टेस्टिस है और एंड पेनिस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो अब टेस्टिस भी स्टार्ट हो जाता है, वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज। अब गर्ल्स में क्या होता है, धीरे धीरे उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो ओवरीज होते हैं उनका साइज बढ़ने लगता है। एंड एग बिगिन टू मैच्योर। तो उस ओवरी में प्रेजेंट एग, हमने पढ़ा था ना, ओवरी में एग प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस में स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। तो
ओवरी के बड़े होने की वजह से जो एग होते हैं वो भी अब धीरे धीरे मैच्योर इसमें होने लगते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और साथ ही साथ ओवरी मैच्योर एग को रिलीज करना भी स्टार्ट कर देती है। ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में मैच्योर एग को डालना ये स्टार्ट कर देती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो हम एक ऐसे फेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली हमें यहाँ पे को बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें सीखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें फील होते हैं। तो एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज। एडोलसेंस आप कह सकते हैं कम्प्लीटली चेंज ऑफ पीरियड है, जहाँ पे को आप एक बच्चे से एडल्ट बनने की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। एक पर्सन के सोचने की थिंकिंग तक चेंज हो जाती है। Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. पर्सन कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग ही चेंज हो जाती है। Adolescents are more independent than before and are also self conscious. तो adolescents जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो adolescents के एज में पहुंचे हैं वो सेल्फ ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और पहले से एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस भी वो होते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू बी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे वो अकेले बैठ के सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं इस एज में। और इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग सम टाइम लर्निंग। तो ये वो पीरियड है, इनफैक्ट 11 से 19 साल का पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे हमारी बॉडी में चेंजेस तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने कंट्रोल करनी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जबकि यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और सीखने समझने की कैपेबिलिटी, अगर इस एज में अगर आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे, कुछ सुनने की कोशिश करोगे, कुछ जानने की कोशिश करोगे, तो 100% है कि आपको आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इसमें बढ़ती है, अच्छी कैपेबिलिटी होती है लर्निंग की, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसको कि वो बच्चा खुद ही फेस कर रहा होता है। तो बहुत सारे माइंड में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने की वजह से इनसिक्योर फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी ही आवाज़ चेंज हो रही है, हमारे ही बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि बट एड एडोलसेंट लर्नर, लेकिन आप क्योंकि एक एडोलसेंट लर्नर हैं, आपके साथ शायद आप में से किसी बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हों या कुछ चेंजेस बॉडी में आ रहे हों, तो उस टाइम पे यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, इनसिक्योर होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके साथ ये चेंजेस होते हैं, सबके एक बार एक इस एज में सभी लोग पहुँचते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। यू शुड know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. ये जो changes हैं एक natural part है, नेचुरली हम वहाँ पे को ग्रो कर रहे होते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है। तो ये एक यहाँ पे इनसिक्योर होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, आप चैप्टर 9 में पढ़ के आ चुके हो दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपने पढ़ा कि फीमेल में ओवरी और मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और दे प्रोड्यूस द गैमेट, वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। तो वो गैमेट क्या होते हैं, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने चैप्टर 9 में कि टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कि जो टेस्टिस है वो स्पर्म को बनाता है जो कि मेल में प्रेजेंट रहता है, ओवा ओवरी में बनता है जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट हैज बिगिन टू डेवलप एज प्यूबर्टी। तो गर्ल्स में क्या होता है, जैसे ही गर्ल्स प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती है तो उस टाइम पे उसके जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होने लगते हैं, उनका साइज बढ़ने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स। तो बॉयज की बॉडी में, अब मुंह में या फेस में फेशियल हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज मोसैक एंड बियर्ड। तो यहाँ पे को दाढ़ी और मूछ यहाँ पे को आने लगती है, इनका आना स्टार्ट हो जाता है। एज दीज फीचर हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर जहाँ पे को जिस हिसाब से आप मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है, या कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल वगैरह सारी सेम ही रहती है, तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है। तो लेकिन ये जो बॉडी में आने वाले
वाले जो चेंजेस होते हैं वो आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देते हैं कि कौन कौन से चेंजेज आते हैं, और फीमेल और मेल में जो कैरेक्टर है जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, तो इन्हीं को क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, तो बॉयज भी क्या करते हैं, उनके चेस्ट में, बॉयज की चेस्ट में भी हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन बोथ, अब दोनों में ही, बॉयज एंड गर्ल्स, हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स, हेयर ग्रो करने लगते हैं अंडर द आर्म के अंदर, और एंड द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन, आपका प्यूबिक रीजन आपके थाई रीजन के ऊपर भी ये जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। बोथ बूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो दोनों ही बूजो और पहेली जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई क्या व्हाट इनिशिएट चेंजेस प्यूबर्टी, कौन से ऐसे इनिशिएट होते हैं जो प्यूबर्टी में चेंज होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि, और कौन, मतलब कि यहाँ पे तो ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो कि इनिशिएट करता है, कौन चेंजेस को लाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, कौन किसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं, कौन इन चेंजेस को इनिशिएट करता है, ये पहेली और बूझो जानना चाहते हैं। पहेली और बूझो कहते हैं कि काश हमें पता चल पाता कि कौन ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी में चेंज लाता है। ओके। तो चलिए जानते हैं कौन इनिशिएट करता है इन चेंजेस को प्यूबर्टी में। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, तो वो चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे या एडोलसेंस के टाइम पे देखने को मिलते हैं, उनको कंट्रोल किससे किया जाता है, कौन उसको कंट्रोल करता है बेटा, हार्मोन्स। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये कहाँ बनते हैं, कौन ये देता है बेटा बॉडी में, दीज आर सीक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होती है ना, दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, ये क्या करती है, यहाँ हार्मोन्स बनते हैं और ये इन हार्मोन को सीक्रेट करती है हमारी बॉडी में। ओके। तो फिर बोला द मेल हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ओके। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी एडोलसेंस की एज में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे जो मेल हार्मोन है वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिन मीन्स स्टार्ट हो जाना, टेस्टिस से रिलीज होना ये स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं, उन टेस्टिस से मेल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, इसी वजह से टेस्टिस से बनने की वजह से इसे टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होने लगता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, तो यही टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है उन चेंजेस के लिए जो जो अभी तक हमने पढ़े कि बॉयज़ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बॉयज़ की बॉडी में इस एडोलसेंस के टाइम पे आने वाले जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हार्मोन की वजह से होते हैं, और उस हार्मोन को क्या कहा जाता है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन। और ये हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, और ये हार्मोन रिलीज कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इतना है ना समझ में। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, आपने पढ़ा कि फेशियल हेयर में ग्रोथ हो जाती है, तो इस वजह से ये टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती है बच्चों में। ठीक है, यानी कि बॉयज में। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, तो जब प्यूबर्टी पहुंच जाती है, गर्ल्स तक पहुंच जाती है, तो अब यहाँ क्या होता है, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट ओवरी, मेल में तो कौन प्रेजेंट था, टेस्टिस प्रेजेंट था ना, टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज किया। और जब फीमेल में कंडीशन आती है तो उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट जो ओवरी होती है वो क्या करती है, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, तो ओवरी फीमेल हार्मोन बनाती है जिसे कि ईस्ट्रोजन कहा जाता है। ओके। फीमेल की बॉडी की जो ओवरी है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और उस हार्मोन को क्या कहा जाता है बेटा, उस हार्मोन को ईस्ट्रोजन, और मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन। ओके। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, तो ये सबसे पहले क्या करती है, प्यूबर्टी में जो आने वाला चेंज होता है वो होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, और साथ ही साथ मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड, जिसे कि मैमरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी डेवलप होने लगती है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और साथ ही साथ जो मैमरी ग्लैंड होती है वो भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो द प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। लेकिन अब देखिए जो ये प्रोडक्शन है, इन हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन है, भले मेल में टेस्टोस्टेरोन की बात करो, फीमेल में एस्ट्रोजन की बात करो, तो इनको कंट्रोल करने वाला भी कोई और होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक एंडोक्राइन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कंट्रोल में होते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमारे हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपकी क्लास के जो मॉनिटर हैं वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये आप में होने वाले जो चेंजेस हैं या आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास में 2 मॉनिटर हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये क्या करेंगे, अपनी पूरी क्लास को कंट्रोल करेंगे। मॉनिटर का काम यही तो होता है ना, क्लास को कंट्रोल करना। अब ये मान लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन है, ये फीमेल की बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स, नए नए जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब जब मॉनिटर कभी कोई प्रॉब्लम करेगा या मॉनिटर बहुत ज्यादा आप लोगों पे, या मॉनिटर कभी मार ना दे, मॉनिटर कभी कोई ऐसी गलती ना कर दे, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है बेटा क्लास में, टीचर होती है ना। तो टीचर को आप क्या मान लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो टीचर क्या हो गई हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो मॉनिटर है वो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और आप लोग क्या हो गए, बाकी के जो क्लास के जो बच्चे हैं मॉनिटर के अलावा, वो उनका सीक्रेशन, मीन्स की कैसे आप कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैंने कहा कि मेल की बॉडी में जो प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो एक हार्मोन की वजह से आते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, जो कि टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस में बनता है। और फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि ओवरी में बनता है। और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि बॉयज में फेशियल हेयर हैं, बॉयज की जो शोल्डर्स हैं वो चौड़े होने लगते हैं, बॉयज की आवाज भारी होने लगती है, तो ये सब इसे टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और जबकि फीमेल में मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड बनने लगती हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड बनने लगती हैं, तो ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ओके बेटा। नाउ रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो अब हार्मोन्स का क्या रोल है कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं या उनको स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं क्या है इसमें। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सी ग्लैंड बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि इन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड टारगेट साइट। अब देखिए होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज तो कर रही है एंड ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में डाल दे रही है, टू रीच अ पर्टिकुलर। अब देखो बेटा होता क्या है ना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा ना, तो टेस्टोस्टेरोन उसी पार्ट पे जाएगा जहां पे इसने काम करना है। मतलब कि अगर इसने फेशियल हेयर वाले के लिए कुछ काम करना है तो उधर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्लड में मिक्स हो रहा है तो बॉडी के किसी भी पार्ट में चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जगह होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे ही एक हार्मोन का एक ही पर्टिकुलर साइज होता है। उस चाबी को आप कहीं किसी और ताले में डालो, वो कभी नहीं काम करेगी, कभी ताला नहीं खुलेगा उससे। और ऐसे ही हार्मोन में भी होता है। हार्मोन भी लॉक एंड की मेथड की तरह काम करता है, वहां भी ऐसे ही होता है। हार्मोन के लिए भी एक पर्टिकुलर साइट होती है, वो वहीं पे जाके काम करता है। ब्लड में मिक्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जगह काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको कि टारगेट साइट कहा जाता है, जहां पे उसने टारगेट करना है। ओके, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। तो ये टारगेट साइट क्या होता है, हार्मोन को रिस्पॉन्स करता है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड या जिनको कि डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। तो टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, दोनों के दोनों मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं रिस्पेक्टिवली। टेस्टिस क्या करता है, मेल हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन का, और ओवरीज फीमेल हार्मोन का जिसे कि ईस्ट्रोजन कहा जाता है, उसका सीक्रेशन करता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपने अभी अभी पढ़ा है कि जो ये हार्मोन होते हैं, जो भी हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द प्यूटिटरी ग्लैंड, लेकिन आगे जाके जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी किसके कंट्रोल में होते हैं, जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है उसके कंट्रोल में ये होते हैं। ओके, तो फिगर 10.3 आपको दिखाया गया है। 10.5 होगा बेटा, 3 मिस प्रिंट हुआ है, 10.5 यहाँ पे को है। ये देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे इस पोर्शन में यहाँ पे को प्रेजेंट हमारी रहती है, ठीक है। तो इस प्यूटिटरी ग्लैंड के कंट्रोल में ये होता है। बोला कि द प्यूटिटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन, प्यूटिटरी बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और इस प्यूटिटरी के बारे में डिटेल में आप कब जानेंगे ना, जब आप 10th क्लास में चले जाओगे, ठीक है। द प्यूटिटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा, उनमें से एक हार्मोन, जब प्यूटिटरी ग्लैंड होती है बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, उनमें से एक हार्मोन ऐसा होता है जो कि ओवा मैच्योर इन द ओवरीज, ओवरीज में, ओवा मीन्स बेटा एग, ठीक है, ओवरीज में प्रेजेंट जो एग है उसको मैच्योर करने का काम करता है, उसको ग्रो करवाने का काम करता है। एंड स्पर्म फ्रॉम इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में स्पर्म को जो मेल है, मेल में जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, उसको क्या करवाता है, मैच्योर करवाता है। कौन, प्यूटिटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, मतलब कि मेल की प्यूटिटरी से रिलीज होने वाला जो हार्मोन होगा वो स्पर्म को मैच्योर करवाता है, और फीमेल की प्यूटिटरी से रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है वो एग या ओवा को मैच्योर करवाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, देखो हार्मोन फ्रॉम प्यूटिटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। अगर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझें तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसे हार्मोन जो प्यूटिटरी से रिलीज होते हैं या प्यूटिटरी ग्लैंड जिन्हें स्टिमुलेट करता है कि आप रिलीज हो, तो हार्मोन फ्रॉम प्यूटिटरी स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस और ओवरीज को, मतलब कि पुश करता है, आप कह सकते हैं टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ताकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो और फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो। यानी कि प्यूटिटरी स्टिमुलेट करेगा कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो, टेस्टोस्टेरोन मेल में बनता है, ईस्ट्रोजन फीमेल में बनता है। उसके बाद क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा मेल पार्ट में, मेल बॉडी में, और उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में चले जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो उस जगह पे पहुंचेगा जहां पे उसका टारगेट साइट है, जहां पे सेट है कि उसने जाना है, और ऐसे ही फीमेल का ईस्ट्रोजन निकल के आएगा, वो भी ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ब्लड में मिक्स होने के बाद जो उसकी टारगेट साइट है वहां वो पहुंच जाएगा। टारगेट साइट का मतलब जहां पे पहुंच के उसने अपना काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेट, ये जो टारगेट साइट में जो ये हार्मोन पहुंचे, दे स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते यही जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल में प्रेजेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं चेंजेस को, बॉडी को, मतलब कि बॉडी में चेंजेस को क्या करते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं जब तक कि प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। द आंसर ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, तो कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वो हमें दिखाया गया है। ओके, नाउ Paheli and Bujo have now understood the puberty marks the beginning of reproductive period. अब पहेली और बुजो को पता चल गया है कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी होती है बिगिनिंग, स्टार्टिंग होती है, रिप्रोडक्टिव पीरियड की स्टार्टिंग होती है, यानी कि जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी अब यहाँ से शुरू होती है, उसकी शुरुआत ये है when one became capable of reproduction, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। But they want to know if reproductive life once begin continues or it ends some time, तो वो लेकिन मेन चीज जो थी वो जानना चाह रहे थे कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो एक ही बार होती है या वो पूरी लाइफ तक, मतलब कि या कुछ टाइम तक के लिए होती है, या कब जब भी ये स्टार्ट हो गई तो हमेशा के लिए रहती है, या कुछ टाइम के लिए रहती है, या हमेशा ही चलते रहती है, ऐसा वो जानना चाह रहे थे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी हम बात करते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंट्स बिकेम कैपेबल, तो एडोलसेंट्स कौन हुए बेटा, वो जिनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये कैपेबल हो जाते हैं, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट, यहाँ पे मेल में
टेस्टिस और फीमेल में ओवरी अब स्टार्ट हो जाती है कि ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करें। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन, जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन के लिए, मैच्योर होने के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल। तो जो एक कैपेबिलिटी मैच्योरेशन की और प्रोडक्शन, गैमेट के प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है ना, तो मेल और फीमेल में अगर हम कंपेयर करें तो मेल में फीमेल से ज़्यादा लंबे टाइम तक ये रहती है, ठीक है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी। तो फीमेल में मतलब कि रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब कि जब वो अपने वॉर्म में बेबी को कैरी कर सकती है, जब वो एक नई लाइफ को दुनिया में ला सकती है, वो एज स्टार्ट हो जाती है 11 से 12 ईयर में, एंड जनरली लास्टेड टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर। और कब तक चलते रहती है ये? 45 से 50 ईयर्स तक, 12 से 50 ईयर्स तक की जो लाइफ होती है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड के नाम से जाना जाता है। फीमेल में द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के साथ साथ ही जो ओवा होता है यानी कि जो एग होता है वो मैच्योर होते रहता है। वन ओवेम मैच्योर, अब यहाँ को ध्यान से आपने सुनना है, वन ओवेम मैच्योर, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ना, मैच्योर एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो एक ओवा, एक एग हमने पढ़ा था कि हर एक ओवरी से हर मंथ एक एग क्या होता है? मैच्योर होता है और वो बाहर निकलता है। कहाँ से? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और ये रिलीज हो जाता है वंस इन अबाउट या 28 डेज में या 30 डेज में, हर मंथ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे क्या होता है ना, जो वॉल होती है ना यूट्रस की, फीमेल में जो यूट्रस होता है, वॉर्म जो होता है वो बहुत मोटी, जैसे ही एग रिलीज होता है ना, एग कहां से रिलीज हो रहा है बेटा? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जब एग आ रहा है तो उस टाइम पे जो यूट्रस की वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मोटी 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 हो जाती है और एग को वो रिसीव करने लायक हो जाती है, ठीक है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगेन टू डेवलप। तो अगर ऐसा हुआ, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था ना बेटा लास्ट क्लास में, क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना। अगर ऐसा हुआ कि मेल गैमेट आया, मेल गैमेट ने फ्यूज किया इस एग को, इस फीमेल गैमेट को, तो उस टाइम पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप। तो ये डेवलप होने, मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को इस चीज के लिए रेडी करता है, कौन? यूट्रस, ठीक है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां पे क्या हो जाती है बेटा? प्रेगनेंसी, यानी कि अब फीमेल की बॉडी में एक नई लाइफ आने वाली है, जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। कब? जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, कोई स्पर्म और एग आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आए थे, तो द रिलीज एग, जो रिलीज एग होता है, एंड द थिकन लाइनिंग, और जो यूट्रस ने खुद को तैयार किया था, यूट्रस क्यों तैयार करता है बेटा खुद को? ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वहां पे को जो जायगोट है ना, उसे बिल्कुल सॉफ्ट सा इन्वायरमेंट वो दे। तो थिक लाइन किसकी होती है? ब्लड चढ़ जाता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे इस तरीके से चढ़ जाती है और वो लाइन बहुत मोटी 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 हो जाती है और सॉफ्ट सी हो जाती है, ताकि अगर बेबी यहाँ पे डेवलप करे तो बहुत आरामदायक माहौल में वो रह सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इन लाइनिंग का क्या होगा जो वो बनी थी? और हर मंथ ऐसा होता है बेटा, हर मंथ ऐसा होगा कि जैसे ही एग ओवरी से निकल रहा है वैसे ही यूट्रस को लगता है कि अगर अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैं तैयार करता हूं खुद को। तो हर मंथ ये क्या करता है? अपने ऊपर लाइनिंग को चढ़ाते रहता है ब्लड वेसल्स की। लेकिन ये तो केस था तब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एग तो तब भी रिलीज होगा, ठीक है, भले फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन अब स्पर्म नहीं पहुंचा तो ये जो लाइनिंग होती है, जो ये थिक लाइनिंग जो है वो क्या हो जाती है यूट्रस की, एंड द थिकनिंग रिलीज एग एंड the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। तो ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। जब फर्टिलाइजेशन, कोई भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो ब्लड लाइनिंग जो चढ़ी थी, ब्लड जो लाइनिंग यहाँ पे को बनी थी वो क्या हो जाती है? टूट जाती है और ब्लीड होने लगती है, ठीक है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वीमेन। वीमेन में क्या होने लगती है बेटा? ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, ब्लड लॉस होने लगता है, ब्लड रिलीज होने लगता है, विच इज कॉल्ड मैंचुरेशन। इसे क्या कहा जाता है? मैंचुरेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो कि प्यूबर्टी में, एडोलसेंस की एज में पहुंचते पहुंचते हर फीमेल में, हर एक गर्ल में होता है और हर मंथ होता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे
मजाक वाला या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है और ना ही इसमें डरने वाली कोई बात होती है बेटा। ये बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि हर फीमेल के साथ होती है, ठीक है। जब भी वो मैच्योरेशन या जब भी वो मैच्योर वाली एज में पहुंचने को आती है, जब भी वो इस एज में पहुंचती है, तो उस टाइम पे हर एक फीमेल की बॉडी में, हर एक जितनी भी फीमेल्स हैं दुनिया में, जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सभी की बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली या कोई भी डिजीज, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें कोई बीमारी हो गई है, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। ये सारी फीमेल्स के साथ होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि हर एक फीमेल इसको फील करती है, ओके। और हर मंथ होने वाली ये प्रोसेस होती है, ओके। मेंस्ट्रुएशन अगर वंस इन अबाउट 28 to 30 डे, तो 28 से 30 दिन के बीच में ही होती है। अलग अलग भी हो सकती है, किसी में 35 डेज बाद भी ये ब्लीड होने लगता है, ओके। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, एंड इसे क्या कहा जाता है, मेनाकी इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि फीमेल में होने वाली फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको मेनाकी नाम से जाना जाता है। और पता है कब तक चलते रहती है, एट 15 10 12 10 में भी हो सकती है, 12 में भी हो सकती है, 13 की एज से भी स्टार्ट हो सकती है, 14 से भी, 15 से भी हो सकती है, और 50 ईयर की एज तक की जितनी भी फीमेल है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए यहाँ पे 15 दिया है तो मैं 10 से बोलूंगी, जरूरी नहीं है कि 15 से हो। 10 से 50 ईयर तक की, 10 से 50 साल तक की जितनी भी फीमेल्स है ना बेटा, उन सब के साथ ये होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉब्लम हो गई है या बहुत ज्यादा मीन्स कि आपको लग रहा है कि कोई डिजीज हो गई है तब ये हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस कर रही होती है, जहाँ पे एग रिलीज होता है तो उसे लगता है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो वो उसमें ब्लड वेसल्स चढ़ा देती है। अब ब्लड वेसल का जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका कुछ काम ही नहीं है वहां पे, क्या करेगा, तो काम नहीं है तो वो टूट जाता है, तो अब ब्लड वेसल्स में क्या होती है बेटा, ब्लड ही तो होता है ना, ब्लड वेसल टूटेगा तो ब्लड ही तो ओज आउट होगा, ब्लड निकलता है, ठीक है। तो 50 साल तक की जितनी फीमेल होती है सब में ये प्रोसेस होती है, ओके। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, उसके बाद 50 साल के बाद क्या हो जाती है, अब कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अब जब स्टार्ट होती है उसे तो क्या कह दिया गया था, मेनाकी कह दिया गया था, है ना। और जब स्टॉप हो जाती है तो उसे पॉज किस चीज के लिए बोलते हैं बेटा, स्टॉप होने के लिए बोलते हैं ना। और मीनो बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन के लिए, तो मीनो पॉज उस कंडीशन को कहा जाता है जहां पे को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ओके। नाउ इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, हो सकता है स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, ये थोड़ा सा टाइम लेता है रेगुलर होने में। जैसे कि मैंने कहा ना 28 से 30 डेज के आसपास हर मंथ ये होता है, तो कभी कभी स्टार्टिंग में जब मेनाकी वाला पीरियड होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसके बाद हो सकता है कि कभी कभी 40 डेज बाद हो, कभी कभी 35 डेज बाद दोबारा से आपको ये प्रोसेस देखने को मिले, कभी कभी 60 डेज बाद, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद, मतलब कि 3 4 5 महीनों बाद ये बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी। आपकी एक फिक्स और टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट होगी, भले वो 30 डेज पे हो, भले 28 डेज पे हो, सब में अलग अलग 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होते होते ये एक बिल्कुल प्रोसेस, एक रेगुलर प्रोसेस ये हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इरेगुलर हो सकती है, लेकिन इरेगुलर होने के बाद थोड़े टाइम बाद ये खुद ही रेगुलर हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट कब ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होगी, ठीक है। आप एक आइडिया यहाँ पे को लगा पाओगे, ओके। नाउ पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वीमेन लास्टेस फ्रॉम मेनाकी टू मेनोपॉज, इज सी राइट। तो पहेली कह रही है कि जो फीमेल की जो इसका मतलब ये हुआ पहेली के अकॉर्डिंग, पहेली ऐसा कह रही है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है विमेन की, वो मेनाकी यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक की होती है। तो क्या वो राइट है, क्या वो सही है? यस, ऑफ कोर्स पहेली इज राइट, उसकी रिप्रोडक्टिव एज वही होती है, ओके। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स से कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड, तो जो साइकिल है वो इंक्लूड करती है द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, तो द साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन मतलब कि एग के मेंस्ट्रुएशन को इंक्लूड करती है, इसके रिलीज होता है इसमें। फिर होता क्या क्या है, सबसे पहले जो मैचुरेशन, सॉरी मेंस्ट्रुएशन नहीं है बेटा, मैचुरेशन ऑफ एग, एग पहले मैच्योर होता है, फिर ये रिलीज होता है, और इसके रिलीज होते ही जो यूट्रस की जो वॉल है,
यूटेराइन वॉल जिसे हम कहते हैं वो थिक होने लगती है, एंड इट्स उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं है एंड इट ब्रेक डाउन, ये टूट जाता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर तो ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं। इन केस अब जब प्रेगनेंसी नहीं है तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है और ब्लड ओज आउट होने लगता है, तो जिसे हम मेंस्ट्रुअल कह देते हैं। इन केस द एग इज फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो गया यानी कि स्पर्म बॉडी में एंटर किया, स्पर्म और एग फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इट बिगेन टू डिवाइड अगेन देन गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो फिर से क्या करने लगती है, और थिक होने लगती है, ताकि डेवलपिंग जायगोट को ये अच्छा सा इन्वायरमेंट, सॉफ्ट सा इन्वायरमेंट दे सके और वहाँ पे यूट्रस में एम्बेडेड उसे होने दे, जायगोट को यूट्रस में चिपकाने में हेल्प करे। ठीक है, तो जैसे कि आप चैप्टर 9 में पढ़ के आ चुके थे। ओके बेटा, आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे आप पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।